हाँ भैया देखिए, अरे सुन लो भाई, हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे ना, कुछ डिटेल देके, लाइक फोकस दे दिया, सेंटर दे दिया, इक्वेशन बताओ, ये वाले क्वेश्चन चल रहे थे, है ना। बस एक क्वेश्चन और लिखते हैं वैसा, फिर अपन आगे चलेंगे ताकि थोड़ी पुरानी यादें आ जाए। फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose focus are 4,2 and 8,2। इसेंट्रिसिटी भी दी हुई है। इसेंट्रिसिटी बेटा 2 है, वो 4,2 एंड 8,2 फैन पे लिखा हुआ है ना, 4,2 एंड 8,2 ये हाइपरबोला के फोकस है दोनों, और इसेंट्रिसिटी 2 है। तो हमें इक्वेशन बतानी है। और मैंने बोला था जब ऐसे इक्वेशन बतानी हो, इसकी हाइपरबोला की हो या चाहे इलिप्स की हो चाहे पैराबोला की, किसी की भी जो डिटेल दी हो उसको एग्जैक्टली मार्क कर लें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना बेटा। तो इनको जरा एग्जैक्टली पहले मार्क कीजिए कि कहां कहां दिखते हैं ये पॉइंट। एक्स एक्सेस कुछ ऐसा हो गया, 4,2 किधर दिखता है, ऐसे बेटा। 8,2 कहां दिखता है, और थोड़ा आगे, ऐसे ही है बेटा। ये दोनों फोकस है, ये दोनों फोकस है, तो भैया फोकस को ज्वाइन करवाएंगे तो क्या आएगा, ऐसे एक्सेस। अरे सही है। और बेटा ये दोनों फोकस है तो सेंटर के बीच में रहा होगा, दोनों फोकस के बीचों बीच सेंटर हुआ होगा, एक इधर को ओपन हुआ होगा, एक इधर को ओपन हुआ होगा, ऐसे बना होगा हाइपरबोला। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा बेटा, फोकस, दोनों फोकस के एग्जैक्टली मिडल में क्या होता है, सेंटर। भाई सिमेट्रिक होता है ना, सेंटर के जितना उधर जाके एक फोकस, उतना दूसरी तरफ जाके दूसरा फोकस, तो बीचों बीच आ गया सेंटर। तो सेंटर तो हो गया भैया कितना, 6,2। बेटा एक बात बताओ, ये दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है। अच्छा 2AE होती है, ठीक है। चूंकि AE एक तरफ होता है, एक ही दूसरी तरफ है ना, तो 2AE टोटल हो गई भैया। 2AE इक्वल टू मतलब डिस्टेंस बिटवीन फोकस इक्वल टू 2AE। 2AE की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, हम फाइंड कर सकते हैं ना, 4,2 और 8,2 के बीच में 4। बेटा AE की वैल्यू कितनी हो गई, 2। बेटा ये बताइए E की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 पहले से ही। E की वैल्यू अगर हमने यहां पुट कर दी तो A कितना आ गया, 1। बेटा A आ गया, E आ गया। आपको पता है कि इक्वेशन लिखने के लिए A और B दोनों की जरूरत होती है। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लिखना बेटा क्या होता है, E स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। यही फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल वाला है ना बेटा, ये हाइपरबोला वर्टिकल वाला होता तो A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर लिखते हैं ना। वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 इक्वल टू 1 प्लस B स्क्वायर अपॉन 1। तो बेटा B स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो 3 आ गई। सही है भैया, हमारे पास B स्क्वायर है, A स्क्वायर है और सेंटर है। बेटा सेंटर में ऐसे कर देते ना, x माइनस x1 स्क्वायर बाय माइनस बाय 1 स्क्वायर, बीच में माइनस रहता है हाइपरबोला में। और बेटा एक्स स्क्वायर के नीचे क्या लिखा जाता है, A स्क्वायर, और वाई स्क्वायर के नीचे क्या लिखा जाता है, B स्क्वायर। तो ये बेटा अपने पास जो है हाइपरबोला की इक्वेशन हो गई। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। तो जो पॉइंट दिए जाया करें उनको एग्जैक्टली मार्क कर लिया करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जहां जहां भी है ना। लिख लिया। आपको वो वाली बातें याद आ रही है जो मैंने इलिप्स में लास्ट में बताई थी, ए स्क्वायर के ऊपर मतलब मेजर एक्सेस के ऊपर माइनर एक्सेस से डिस्टेंस लिखी जाती है, माइनर नीचे है, माइनर के ऊपर मेजर एक्सेस से डिस्टेंस लिखी जाती है। याद आ रहा है कि वो एक्स और वाई नहीं है, वो क्या है बेटा, एक मेजर एक्सेस से डिस्टेंस है, एक माइनर एक्सेस से डिस्टेंस है। यहां भी तो वो काम हो सकता है। जैसे मान लीजिए, हटा दो बेटा इसको। मान लीजिए मेरे पास जो है बेटा ऐसे लिखा हुआ है,
सुन लो भैया, मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बेटा आपको पता है इसमें ए किससे रिलेटेड है? ट्रांसवर्स एक्सेस से। ए इज सेमी ट्रांसवर्स एक्सेस। बेटा नाम बदल गया है ना, यहां पे वो जिसे वहां मेजर एक्सेस बोलते थे वो यहां पे ये हो गया ट्रांसवर्स हो गया है। जिसको यहां पर बेटा हम लोग वहां माइनर बोलते थे, वहां ये क्या हो गया, यहां पे कॉन्जुगेट एक्सेस हो गया। इसमें ये नहीं देखा जाता कि नीचे छोटा बड़ा कौन सा, ए या बी में से, है ना बेटा। इसमें क्या देखा जाता है सिर्फ कि माइनस के बाद कौन है। बीच में माइनस लगता है ना, माइनस से पहला वाला जो है वो उसके नीचे क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सेस, और माइनस के बाद में क्या होता है नीचे में, कॉन्जुगेट एक्सेस, है ना बेटा, ये हमें पता है। अच्छा दूसरी बात सुनिए, तो ये जैसे नीचे सेमी ट्रांसवर्स एक्सेस है बेटा, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, उससे, उससे से मतलब मेजर एक्सेस से, सेमी मेजर एक्सेस से, है ना बेटा। क्योंकि जो यहां पे ए है, जो यहां ट्रांसवर्स है, वही वहां पर क्या था, वो मेजर एक्सेस, सेमी मेजर एक्सेस। तो नीचे अगर सेमी मेजर एक्सेस से सेमी मेजर एक्सेस का स्क्वायर था तो ऊपर क्या लिखा था, माइनर से डिस्टेंस। तो ऊपर में दूसरे वाले से डिस्टेंस लिखी जाती है, मतलब, है ना, हमने देखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बना के। इसका मतलब नीचे ये ट्रांसवर्स एक्सेस है तो ऊपर में ये एक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्जुगेट एक्सेस। ऐसे ही बेटा नीचे में अगर कॉन्जुगेट एक्सेस है तो ऊपर में क्या बोलेंगे भाई को, डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसवर्स एक्सेस। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। तो मतलब अब इक्वेशन मतलब ऐसी भी दिख सकती है, डिस्टेंस फ्रॉम सेमी कॉन्जुगेट एक्सेस, सॉरी कॉन्जुगेट एक्सेस, क्योंकि इसमें सेमी का तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो एक पूरी लाइन की इक्वेशन होती है ना, इसका स्क्वायर अपॉन ऊपर कॉन्जुगेट का स्क्वायर है तो नीचे क्या होगा बेटा, सेमी ट्रांसवर्स एक्सेस का स्क्वायर, माइनस अगर हमारे पास बेटा लिखा हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसवर्स एक्सेस, तो नीचे क्या होगा, दूसरे वाला एक्सेस। मतलब नीचे मैं यहां बोल सकता हूं इसकी, इसको हटा के ऊपर ट्रांसवर्स एक्सेस से डिस्टेंस है तो नीचे मैं लिखूंगा सेमी कॉन्जुगेट एक्सेस का स्क्वायर। यहां ऊपर कॉन्जुगेट एक्सेस से डिस्टेंस है तो नीचे मैं लिखूंगा सेमी ट्रांसवर्स एक्सेस का स्क्वायर। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, है ना बेटा। तो ये ऊपर में जो लिखा है ना डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्जुगेट एक्सेस, इसको ये कैसे दिखेगी, डिस्टेंस फॉर्मूला दिखेगा, किसी लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला दिखेगा ऊपर में, है ना बेटा। लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला मतलब लाइन लिखी दिखेगी सीधे ऊपर में लिखी हुई। इसको नोट कीजिए, फिर मैं चलता हूं क्वेश्चन पे। समझ में आ गया होगा, जो एक्सेस नीचे लिखा जाता है उससे दूसरा वाला एक्सेस से डिस्टेंस ऊपर लिखी जाती है, चाहे वो हमारा एलिप्स का केस हो, चाहे वो हमारा हाइपरबोला का केस हो। किसी को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो, सब क्लियर है। लिख लिया। समझ जाओगे बेटा जब एक्स वाई की जगह पे कोई लाइन की इक्वेशन आएगी तो। और सीधे लाइन की इक्वेशन नहीं, लाइन की इक्वेशन के नीचे पहले हमें रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना पड़ेगा, पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला नीचे से कुछ वैल्यू ऊपर को लेकर के, है ना। अभी देख करेंगे क्वेश्चन, नोट कर लिया। देखिए बेटा आगे,
फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस एंड सेंटर ऑफ हाइपरबोला। लिख लिया बेटा। एक्स और वाई की जगह जब लाइन की इक्वेशंस दिखे तो हमें क्या करना है, हमें समझ जाना है कि वो डिस्टेंस फॉर्मूला उनका पहले हमें बनाना है। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे में चाहिए होता है ना, लाइन के नीचे, तभी वो उसका फॉर्मूला दिखता है डिस्टेंस का। इनका रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, रूट मतलब 5 बनेगा है ना, रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो मतलब मुझे यहां पे अंदर में चाहिए 5। एक काम करता हूं ना, नीचे से 5 स्क्वायर मतलब 25 ऊपर भेजिए, तो कैसा दिखेगा ये, नीचे में 5 स्क्वायर तो ओवरऑल ऐसे इसके स्क्वायर के अंदर हो गया, नीचे से 25 ऊपर भेज दिया था मैंने, नीचे 4 हो गया, माइनस बेटा बात देना है, ये कितना हो गया 4x प्लस 3y माइनस 12 अपॉन, यहां से जब आप 5 ऊपर भेजेंगे तो ये तो फॉर्मूला बन गया डिस्टेंस फॉर्मूला, और नीचे क्या हो गया 25 ऊपर गया ना, तो नीचे क्या बचा है 9। कोई दिक्कत है इसमें, ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गए। अच्छा ये बताओ यहां पे 2 क्या है, क्या, अच्छा कुछ, अच्छा अच्छा मुझे लगा कुछ पूछ रहे हैं। हाँ बेटा ये हो गया हमारे पास पहला वाला, इसमें ये नहीं देखना था कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है ना, ये वाला हो गया हमारे पास सेमी ट्रांसवर्स एक्सेस, मान लीजिए इसको मैं ए बोल देता हूं। ये हो गया हमारे पास कौन सा बेटा, सेमी कॉन्जुगेट एक्सेस, इसको मैं मान लीजिए 3 बोल देता हूं, सही है भैया। तो इसके ऊपर कौन होएगा बेटा, नीचे अगर ए है तो उसका मतलब नीचे मतलब अगर सेमी मेजर एक्सेस का सेमी ट्रांसवर्स एक्सेस का स्क्वायर है तो ऊपर में क्या होगा कॉन्जुगेट एक्सेस से डिस्टेंस, तो ये क्या हो गई बेटा कॉन्जुगेट एक्सेस, ये हो गया कॉन्जुगेट एक्सेस, ये जो लाइन है, क्योंकि यहां ये क्या है, ए क्या है यहां पे सेमी
ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर, वो प्लस वाला फिक्स है बेटा, वो वाला जिसमें जो माइनस उसमें दूसरे में लगा हुआ है ना, जिसमें माइनस लगा होता है, माइनस के बाद वाला क्या होता है, वो नीचे में सेमी कॉन्जुगेट एक्सेस होता है, और माइनस से पहला वाला जो है नीचे वाला बेटा वो सेमी ट्रांसवर्स एक्सेस होता है, फिक्स है। अरे ठीक है, ऐसी बेटा इसको देख लीजिए, नीचे में था अगर सेमी कॉन्जुगेट एक्सेस का स्क्वायर, बेटा बात है नहीं, सेमी कॉन्जुगेट एक्सेस का स्क्वायर, तो बेटा ऊपर में क्या है ये ट्रांसवर्स एक्सेस से डिस्टेंस, तो ये ट्रांसवर्स एक्सेस की इक्वेशन हो गई। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो बेटा। अरे ठीक है, मैंने एक बात आपको बेटा शुरुआत में ही बोली हुई है, कोनिक सेक्शन में हम किसी भी चैप्टर में हो सबसे पहले सेंट्रिसिटी फाइंड किया करो, इक्वेशन दिखते ही, जो हर जगह सेंट्रिसिटी यूज होती है, चाहे फोकस की बात करें किसी की भी करें बेटा, सेंट्रिसिटी क्या होगी, इक्वल टू कितना, रूट है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो इक्वल टू हो गया रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बोले तो 9 और ए स्क्वायर बोले तो 4, तो ये कितना हो गया रूट 13/2, यही है भैया। अब एक बात बताएं बेटा मुझे, अब डायग्राम बनाते हैं इनका, है ना। अच्छा, इसमें कॉन्जुगेट एक्सेस भी दिख गया, ट्रांसवर्स भी। बेटा मुझे ये बताना, ये ट्रांसवर्स एक्सेस के ऊपर बनता है हाइपरबोला या कॉन्जुगेट के ऊपर बनता है, ट्रांसवर्स के ऊपर बनता है। अच्छा, ये दो लाइन आपको साफ साफ दिख रही है बेटा, कॉन्जुगेट एक्सेस का स्लोप क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, कॉन्जुगेट एक्सेस का, और बेटा ट्रांसवर्स एक्सेस का स्लोप क्या है, नेगेटिव, तो उसी हिसाब से हम तिरछा बना लेंगे ना। आपको पता है पॉजिटिव स्लोप है तो ऐसे इंक्रीजिंग वाला बनेगा, और बेटा अगर वो नेगेटिव स्लोप होता लाइन का तो ऐसे डिक्रीजिंग वाली बनती है ना, इतना आपको अंदाजा है। तो बताए कॉन्जुगेट एक्सेस का स्लोप पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा, तो मतलब ऐसा होगा कॉन्जुगेट एक्सेस ऐसे रहा होगा। अब ऐसा ही बात है, क्या था वो इक्वेशन, 3x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। बेटा ट्रांसवर्स एक्सेस, और देख दोनों आपको दिख भी रहा है, m1 m2 -1 दिख रहा है साफ साफ, तो दूसरा वाला ऐसे हो गया इसके परपेंडिकुलर, 3x नहीं 4x प्लस 3y और क्या है -12 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। अच्छा अब सुनो बेटा बात को, ये हो गया हमारे पास क्या, ट्रांसवर्स एक्सेस, और ट्रांसवर्स एक्सेस पर ही हाइपरबोला बनता है। मुझे ये और बताइए, दोनों एक्सेस के इंटरसेक्शन पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, सेंटर, मतलब ये सेंटर है। अरे सही बात है भैया, मतलब ये पॉइंट सेंटर है। चलो पहले इसी को फाइंड कर लो, दोनों एक्सेस के इंटरसेक्शन को ही अलग से इंटरसेक्शन निकाल लो बेटा, क्या आ रहा दोनों का इंटरसेक्शन, साइमल्टेनियसली सोल्व करो जरा दोनों को। क्या भैया, -12/, बड़ा तगड़ा था आ रहा, चलो ठीक है जो भी है, सही है भैया। अब एक और चीज देखो इसमें बेटा, फिर तो ऐसा बनेगा ना हाइपरबोला ऐसे, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सेस भी तो बनता है। अच्छा एक बात और बताओ, एक बात और बताओ भैया, ये यहां से सेंटर से कितना आगे जाके आता है फोकस, क्योंकि हमें फोकस चाहिए ना, ए अंदर इधर एक तरफ और ए दूसरी तरफ जाके बनता है ना बेटा फोकस। अरे सही बात है भैया। अच्छा एक बात और बताएं भैया, किसी लाइन पे एक पॉइंट से आर डिस्टेंस आगे या आर डिस्टेंस पीछे एक पॉइंट ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं ना किसी भी लाइन पे। इसका मतलब सेंटर तो पता है, सेंटर से ए आर की जगह ए रख के ए डिस्टेंस एक तरफ और ए डिस्टेंस दूसरी तरफ हम पॉइंट ले सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म से। ध्यान है, किसी भी लाइन पे एक दिया हुआ पॉइंट है, उससे आर डिस्टेंस एक तरफ आर डिस्टेंस दूसरी तरफ पॉइंट लेना हो तो हम पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म की खास बात है, हमें साइन थीटा कोस थीटा पता होने चाहिए। अब जहां वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन दैट लाइन एंड एक्स एक्सिस। बेटा एक बात बताएं, आपको ये लाइन दिख रही है, एक्स एक्सिस कहीं तो कट मार रहा होगा भैया, एक्स एक्सिस कहीं तो कट मार रहा होगा। एक्स एक्सिस के इसके बीच का एंगल अगर मैंने थोड़ी देर के लिए थीटा मान लिया, बेटा एक बात बताना, स्लोप कितना है इस लाइन का, -4/3, मतलब स्लोप बोले तो tan थीटा होता है, स्लोप बोले तो tan थीटा। तो बेटा मुझे sin थीटा cos थीटा की जरूरत पड़ती है ना उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो इसका बेटा tan थीटा इज नेगेटिव, तो थीटा किसी भी, थीटा क्या है दिख रहा है आपको, थीटा का एंगल क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है बेटा, देखो 90 से थोड़ा ज्यादा दिख रहा है नहीं, तो मतलब साइन कोस को हम आपको जब कन्वर्ट करते हो ना टेन को साइन कोस में, तो वैसे पाइथागोरस यूज होता है, लेकिन साइन को क्या देख के लगता है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है, तो एंगल दिख रहा है हमें सेकंड क्वाड्रेंट में, एक्स एक्सिस और इसके बीच का एंगल 90 से थोड़ा बड़ा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन को क्या लेंगे पॉजिटिव और कोस को क्या लेंगे नेगेटिव। तो इसके इससे रिलेटेड साइन थीटा आ गया भैया
4/5 और बेटा cos थीटा कितना आ गया -3/5। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती ना कन्वर्ट करने में ट्रिग्नोमेट्री को। नॉर्मली पाइथागोरस से पहले कन्वर्ट हो जाता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस निकाल के, और बेटा वो एंगल किस क्वाड्रेंट में वो देख के प्लस माइनस लग जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में दिख रहा था तो कोस के आगे माइनस लगा दिया। मतलब इस लाइन से रिलेटेड हमें साइन थीटा कोस थीटा पता है। बेटा एक बात बताना, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला फोकस, इससे ए डिस्टेंस इधर लेना है ना, तो 84/25 प्लस ए कोस थीटा कोमा -12/25 प्लस ए साइन थीटा। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। क्या हो गया? और ऐसे ये कितना दूसरी तरफ जाते हैं इसी इतने डिस्टेंस पे तो क्या हो जाता है प्लस या माइनस लगा देते हैं। तो भैया 84/25 माइनस ए कोस थीटा और भैया -12/25 माइनस ए साइन थीटा। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। कोई दिक्कत है? वैल्यू रख देते हैं। ए इंटू ई की वैल्यू ले आइए। ए कितना था 2, ए कितना √13, तो ए की वैल्यू √13 हो गई और कोस थीटा ये पड़ा, ये रहा। तो ये हो गया भैया 84/25 इन प्लस ए की जगह मैंने रखा √13 और ये कोस की जगह रखा -3/5, तो फाइनली हो जाएगा -3/5 इंटू √13 कोमा यहां रखूंगा तो -12/25 प्लस साइन की वैल्यू कितनी भैया 4/5, तो 4/5 इंटू √13। बेटा ये हो गया ऊपर वाला पॉइंट। कोई दिक्कत है? और नीचे वाला इसी का बेटा माइनस लग जाएगा, बस प्लस की जगह माइनस आ जाता है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा। बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म तो याद आ रही होगी ना, है ना? तो उसका बेटा सबसे ज्यादा यूज जिसमें होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्योंकि हमें सेंटर के रेस्पेक्ट में जाना पड़ता है ना। ए डिस्टेंस इधर चलेगा, ए डिस्टेंस इधर। अगर मान लीजिए फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करता तो हम क्या करते? ए अपॉन ई डिस्टेंस एक तरफ चले गए, ए अपॉन ई डिस्टेंस दूसरी तरफ चले गए। तो इसलिए एक लाइन पर कुछ डिस्टेंस एक तरफ दूसरी तरफ जाने के लिए पैरामेट्रिक की भैया जरूरत पड़ेगी ही। तो मतलब हाइपरबोला और इलिप्स में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है ना? डू यू हैव एनी दिक्कत? ऑक्सिलरी सर्कल का नाम सुना है आपने? अच्छा पहले लिख लो, चलो फिर सुनाते हैं। उसका देखो, मैं इसको बहुत ज्यादा रिलेट करके पढ़ा रहा हूं इलिप्स से, क्योंकि फॉर्मूले भी सेम है। तो मुझे उसका वाला टॉपिक बता दो जरा, इलिप्स का क्या था, उसी को पहले इसमें पढ़ाऊं। अच्छा ऑक्सिलरी सर्कल की आप बात कर रहे हैं? हाँ, ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल, ऐसा कोई हेडिंग होगा बेटा, है ना? यहां भी वही देखते हैं। यहां का इसेंट्रिक एंगल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हेडिंग डालो ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल। ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं हेडिंग डालूंगा। पिछली स्लाइड पे तो नहीं जाना? ओके, वो तो क्वेश्चन ही था लगभग, है ना? ज्यादा कुछ था नहीं उसमें। तिरछा तो चल लेते हैं ना आप लाइन पे? ओके हाँ बेटा। सर यहाँ पर ए की वैल्यू 2 आ रही है, बी की वैल्यू 3 आ रही है। हाँ सर इसेंट्रिसिटी में आपने सर मतलब 9/40 तो उल्टा भी हो सकता था बेटा, क्योंकि हमने जो है मेजर एक्सेस मतलब ट्रांसवर्स एक्सेस किसको लिया? ए को। हमने सेमी ट्रांसवर्स एक्सेस को क्या नाम दिया? यहाँ पे ए नाम दिया। तो फॉर्मूला जो होता है सेंट्रिसिटी का वो होता है E=√1 प्लस सेमी ट्रांसवर्स एक्सेस अपॉन सेमी कॉन्जुगेट एक्सेस का स्क्वायर। नहीं, उल्टा बोल दिया क्या मैंने?
सेमी कॉन्जुगेट एक्सेस अपॉन सेमी ट्रांसवर्स एक्सेस का स्क्वायर। तो वो तो बेटा ए और बी से यहां मतलब नहीं है, सीधी बात, सेमी कॉन्जुगेट एक्सेस ऊपर रखा जाएगा और सेमी ट्रांसवर्स एक्सेस नीचे रखा जाएगा। आपने उसको ए नाम दिया क्योंकि बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में तो दिखता था एक्स स्क्वायर का नीचे वाला ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का नीचे वाला बी स्क्वायर, इसमें तो आपके हाथ में है ना, तो आपको क्या पता कौन सा एक्स है कौन सा वाई, यहां तो लाइन है ना। लेकिन हाँ हमें पता है कि माइनस से पहला वाले में नीचे क्या आता है, सेमी ट्रांसवर्स एक्सेस, और माइनस के बाद नीचे वाले में क्या आता है, सेमी कॉन्जुगेट एक्सेस। तो आपको वो ए और बी से आप ज्यादा हैबिचुअल उससे है ना कि हॉरिजॉन्टल वाला हो, ए है ना, समझ रहे हैं आप बात को, तो इसलिए मैंने वो वाले नाम दे दिए, बस नाम तो आपके हाथ में है बेटा। चले भैया आगे चले, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो भैया, ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल। बेटा इसेंट्रिक एंगल अगर आपको ध्यान हो, मैंने इतनी सी बात बोली थी, थीटा की टर्म में पॉइंट लेट कर लो, है ना बेटा, यहां ऐसे लेट होता है ना, इलिप्स में जो था ए cos थीटा बी sin थीटा था, यहां पे हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल हो गया, तो यहां बदल जाएंगी वैल्यू, ध्यान है, tan इधर आ जाएगा sec उधर हो जाएगा, अरे सही है नहीं। तो यहां पर जो है भैया इतनी सी बात है कि पॉइंट को लेट कर लो, जो कंडीशन दी हो उससे कंपेयर करा दो, तो जो थीटा निकल के आ जाता था। ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी था इलिप्स में, या तो मैंने बोला था उस पॉइंट का इसेंट्रिक एंगल बताइए जिसकी सेंटर से डिस्टेंस 2 है ना। तो हमने क्या किया, पॉइंट को लेट कर लिया थीटा की टर्म में, ए और बी की तो वैल्यू बताई थी, है ना, वहां पे हमने ए cos थीटा बी sin थीटा लेट कर लिया था, सेंटर से डिस्टेंस इक्वल टू 2 करवा दी, थीटा निकल के आ गया। यहां भी कुछ तो कंडीशन तो देगा कि इस पॉइंट का इसेंट्रिक एंगल बताओ, कुछ तो बताएगा भाई, जिसका सेंटर से डिस्टेंस इतना है उस का इसेंट्रिक एंगल बताओ जिसका जो है एक्स कोऑर्डिनेट मान लीजिए 2 है, कुछ तो बोलेगा। तो आप क्या करें, थीटा के टर्म में पॉइंट लेट करें इसेंट्रिक एंगल निकालने के लिए, तो जैसे ए सेक थीटा बी sin थीटा लेट कर लिया, जो कंडीशन दी है उसमें इसको पॉइंट को पुट कर दें, थीटा निकल के आ जाएगा, सही है। तो इसेंट्रिक एंगल वो है, पॉइंट लेट करने पे जो थीटा होता है वही सेंट्रिक एंगल है, ये तो क्लियर हो गया, इतना तो सबको क्लियर है, हमने इलिप्स में भी देखा था। इंपॉर्टेंट बात दूसरी थी, इंपॉर्टेंट बात थी कि ऑक्सिलरी सर्कल से क्या रिश्ता है। अच्छा, ऑक्सिलरी सर्कल जो है वो क्या कौन होता था वहां पे, मेजर एक्सेस को डायमीटर मानकर जो सर्कल लिखते थे, यहां मेजर एक्सेस को आपने क्या नाम दिया है, तो मतलब ट्रांसवर्स एक्सेस को डायमीटर मानकर जो सर्कल लिखेंगे वही क्या होगा, ऑक्सिलरी सर्कल। यहां बेटा ट्रांसवर्स एक्सेस कौन सा है, फिलहाल मान लीजिए मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं, ये है ना बेटा, ये ट्रांसवर्स एक्सेस तो ये होता है वर्टेक्स के बीच में, तो इसको डायमीटर मान करके अगर एक सर्कल लिखो तो यही है बेटा हमारा ऑक्सिलरी सर्कल। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं होती, इसको रटने की भी जरूरत नहीं होती, बस मेजर एक्सेस या फिर हाइपरबोला में बात करूं तो ट्रांसवर्स एक्सेस को पकड़ो और डायमीटर मान के बना दो सर्कल। बेटा यहां इस वाले में देखो, हॉरिजॉन्टल वाले में तो ये वो पॉइंट होते हैं ना a,0, और ये क्या होता है -a,0, तो रेडियस a हो गई, सेंटर बेटा ओरिजिन हो गया, तो कितना हो गया ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ऑक्सिलरी सर्कल। कोई दिक्कत है ना, इसकी मुझे यहां डेफिनेशन भी लिखाने की जरूरत नहीं है, वहां भी वही थी कि बस मेजर एक्सेस को डायमीटर मानकर सर्कल लिख दो, वही ऑक्सिलरी सर्कल है। यहां पर डायमीटर उसकी मेजर एक्सेस की बजाय ट्रांसवर्स एक्सेस वर्ड यूज हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात तो दूसरी है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें वो वाली फीलिंग आती थी ना, वही वाली थीटा, थीटा कहां दिख रहा है, थीटा याद है, हमें इसमें हमने शुरुआत कैसे की थी, सेंटर से बना दो वो थीटा है, बचपन में मैंने शुरुआत ऐसे की थी ना, ये रहा सर्कल, अगर ये पॉइंट है आर कोस थीटा आर साइन थीटा, तो हमें मजे आते थे ऐसे, ये रहा सेंटर, मिला दो ऐसे, ये जो एंगल बना यही थीटा है, ध्यान आ रहा है कुछ, है ना, बस पॉइंट को मिला देते थे इससे। अच्छा, अब मैं बात करता हूं एलिप्स की, फिर हम एलिप्स में पहुंचे, और आपको जैसे ये पॉइंट है पी, तो आपको फीलिंग वही आई थी शुरू में, लेकिन मैंने बोल दिया था ये फीलिंग नहीं लेनी है,
है ना। हाँ, फिर मैंने बोला था ऐसे ऑक्सिलरी सर्कल बना लो, है ना, इसको ज्वाइन नहीं करवाना था। फिर यहां से ऐसे हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर डाल दो, इसको ऊपर बढ़ाओ, ऑक्सिलरी सर्कल पे जब पॉइंट मिल जाए उसको यहां मिलाते थे, ये होता था थीटा। ध्यान है, इसेंट्रिक एंगल यहां बनता था। अब मैं बात करता हूं हाइपरबोला में, परपेंडिकुलर डाल दो, ये तो ऊपर भी बढ़ के मिलेगा भी नहीं ऑक्सिलरी सर्कल को। हाँ यार, पहुंचना तो है ऑक्सिलरी सर्कल पे तुम्हें, यहां से टेंजेंट डाल दो, समझ गए होंगे, है ना। हाँ, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं झूठ बोलता था, इंग्लिश और मैथ्स ही वीक नहीं है, ड्राइंग भी बहुत ज्यादा कमजोर हो, ड्राइंग में भी, है ना। थीटा, यही है सेंट्रिक एंगल, इस वाले पॉइंट का थीटा, इस वाले पॉइंट का। क्या हो गया, है तो है। हाँ, और आपने अब तो सर्कल भी पढ़ रखा है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी निकालना आता है, सब कुछ करके देख लेना भाई। ये पॉइंट हमने ए सेक थीटा बी टेन थीटा लिया, तो ये नीचे वाला पॉइंट क्या हो गया, ये ए सेक थीटा कोमा 0 सीधे नीचे आए तो इस ये एक्स एक्सेस पे पॉइंट है, यहां से जाने वाला पहले टेंजेंट लिख लेना इस सर्कल पे। इस सर्कल का आपको एक क्वेश्चन पता है मुझे, सर्कल का टेंजेंट लिख लेना, यहां से जाने वाला, उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकाल लेना, तो वही आता है वो ए कोस थीटा ए साइन थीटा आता है, ये वाला पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो अगर ये पॉइंट है तो बेटा ये तो सर्कल पे अगर ये पॉइंट हो ए कोस थीटा ए साइन थीटा, मतलब आर कोस थीटा आर साइन थीटा टाइप हुआ ना, ये तो थीटा यही होगा ना, इसको सेंटर से मिलाने वाला। तो खुद से ही आया, हमने कुछ नहीं किया, हमने तो टेंजेंट डाल के देखा तो उस पॉइंट का एंगल यही आ रहा था, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का। तो आगे से याद रखेंगे कि ऑक्सिलरी सर्कल पे कैसे पहुंचेंगे इसेंट्रिक एंगल दिखाना हो तो। थीटा इज इसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट पी। लिख लिया, चले आगे, ये लिख लिया ना सभी ने। अच्छा, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मतलब आपको पता होंगी, बच्चों बातें, जैसे अगर मैंने बोला कि इफ पॉइंट पी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2। इफ पॉइंट पी लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, फिर से सुनना, इफ पॉइंट पी लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट देन थीटा लाइज बिटवीन पाई बाई 2 से पाई। अब समझ में आ रही कुछ बातें, मुझे नहीं आ रही, मुझे नहीं आ रही समझ में, फिर से सुन लो। इफ थीटा लाइज बिटवीन, या
जैसे बोल रहा था मैं वैसे बोलता हूं, इफ पॉइंट पी लाइज इन इंटरवल इन सेकंड क्वाड्रेंट, पॉइंट पी लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब ये पॉइंट पी उठ के आ गया यहां सेकंड क्वाड्रेंट में हाइपरबोला के ऊपर, देन थीटा लाइज बिटवीन, हाँ नहीं एक क्वाड्रेंट बताओ मुझे तो, सिंपल 90 डिग्री का कोई इंटरवल बताओ इन, हाँ आप बात वही वाली है ना। अच्छा थीटा, थीटा पाई बाई 2 से मतलब हाँ कहाँ बच गया, अच्छा यहाँ तो लिख भी नहीं सकते। आपको तो ये वाली आदत है ना, थीटा 90 डिग्री से 180 डिग्री होगा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो, है ना। अब तो ये वाली आदत है ना आपको तो, हाँ वेरी गुड। मुझे थीटा बताना जरा, थीटा मतलब अगर मैं थीटा को लेता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री, तो ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव। एन क्या होगा 90 डिग्री से 180 डिग्री का नेगेटिव। अच्छा मतलब ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो पॉइंट पी के एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव, तो पी पॉइंट कहां होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में ना, क्योंकि वो सर्कल के ऊपर नहीं घूम रहे आप, सर्कल के ऊपर घूमते हैं ना सीधे रिलेट होता है पॉइंट और एंगल, है ना। अगर अगर यहाँ एंगल है तो पॉइंट ये रहा, यहाँ एंगल घुमा दिया पॉइंट ये रहा, सीधे इसको घूमते हैं ना और आगे घुमा दिया एंगल इधर ले आया ऐसे करके पॉइंट ये रहा, सीधे साथ साथ चलता है। तो जिस क्वाड्रेंट में थीटा उसी क्वाड्रेंट में पॉइंट। अब ठीक है, तो मतलब कभी कभी ऐसी फीलिंग आ जाती है बचपन में, एक्चुअली बात कुछ चीजें इतनी आसान दिखती है ना, इतनी आसान दिखती है उन्हें हम समझना नहीं चाहते। अगर मैं यही लाइन जो है मैं रिकॉर्डेड आप देख रहे होते और मैं ये लाइन बोल के निकल लेता, है ना, सिर्फ मतलब फोकस ना करता इस पे, बार बार रिपीट ना करता, तो आप ना मजे मजे में हाँ वो थीटा इस क्वाड्रेंट में, ठीक है चलो अगला स्किप करो। ये तो करते हैं, स्किप नहीं होती तो आप तो जाके बोल लेते हो डायरेक्टर से, है ना सर वो कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म वीडियो स्किप हो सके, वो टाइम लग जाता है ना, तो इसलिए क्लास की जरूरत पड़ती है। तो समझ गए बेटा बात को। तो अब से मैं जनरल बात कर रहा हूं, पता नहीं कौन सा कहां करवा जाए, है ना बेटा, क्योंकि यहाँ तो ये वाले हैं, कई बार जो है ना जैसे जब हम पहुंचेंगे उसमें, मान लीजिए हम कॉलेज में भी पहुंचेंगे आगे, है ना, वहां भी जब तुम पढ़ोगे तो बेटा मतलब कर्व, मेरा मेरा मतलब पूरी लाइफ में कोई सा भी कर्व दीजिए, है ना, उसमें भी बेटा कई बार ऐसे होता है ना, वो इस तरह वाले कर्व आते हैं, वो इस तरह मतलब सेंटर बीच में रह जाएगा ओरिजिन, और वो इस तरह उस कर्व को जो ड्रॉ करना पड़ जाता है, हो सकता है एक दो कहीं आपको किसी बुक में एरिया अंडर द कर्व में कहीं दिख गया हो, है ना, नहीं लिखा होगा तो अभी दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जाके बेटा वो उसमें कंप्यूटर में ड्रॉ करने पड़ते हैं, है ना, वो प्रोग्राम लिख के, तो मतलब ये वहां भी थीटा चलता है। तो बेटा कभी भी जल्दबाजी ना करें, मतलब अब से लगा के आगे तक कभी जल्दबाजी ना करें। थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये मतलब जरूरी नहीं कि उस कर्व के ऊपर जो पॉइंट हो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, या थीटा मान लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में है तो जरूरी नहीं है बेटा कि उस कर्व के ऊपर जो पॉइंट हो सेकंड क्वाड्रेंट में। थीटा अलग हो सकता है, थीटा का क्वाड्रेंट अलग हो सकता है, और बेटा इसका क्वाड्रेंट अलग हो सकता है, क्योंकि थीटा इस सर्कल पे मिल रहा है, यहाँ जब हमने रिलेट किया तो थीटा उसी कर्व पे नहीं चलता, उस कर्व को सेंटर से मिलाने वाला नहीं होता, डिफरेंट कर्व पे चल सकता है। बात को समझ में, पॉइंट भी अलग कर्व पे चल रहा है और ये दूसरे कर्व पे चल रहा है, कोई दिक्कत है इसमें, अब ठीक है। तो ये तो लिंक बना लिया था सामने वाला जो है ना। मैं एक दो पॉइंट इसके बारे में लिखा देता हूं ताकि थोड़ा रिवीजन करते हुए याद आ जाए। तो आप तो थीटा को पुट किया करें पैरामेट्रिक फॉर्म में, तब पता लगेगा कौन से क्वाड्रेंट में, अलग अलग कर्व में अलग अलग हिसाब आएगा। if point P lies in first quadrant, क्या हो गया भाई,
कुछ गड़बड़ हुई है ना? अरे मैंने खुद ही गलती कर दी वही वाली, तो फिर तुम तो करोगे ही। अरे यार, इसकी आदत ही ऐसी हो जाती है यार अपन को, सेकंड क्वाड्रेंट की या थर्ड क्वाड्रेंट की। अब सही है। तो मतलब है कि आप कभी रटना मत कि थीटा और क्वाड्रेंट को रिलेट करके, आप तो पैरामेट्रिक फॉर्म में थीटा को पुट करके देख लेना बेटा, है ना, हर एक क्वाड्रेंट का। उस हिसाब से पॉइंट खुद ही आता जाएगा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। पैरामेट्रिक फॉर्म में सीधे थीटा को पुट कर देना, एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा, एक बार सेकंड क्वाड्रेंट का थीटा, एक बार थर्ड का, एक बार फोर्थ का, है ना। और तो फिर वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में जाएगा पी, वो खुद ही आ जाएगा, है ना। आप देख लेना एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कौन कौन से नेगेटिव है, कौन से पॉजिटिव है। क्या हुआ भाई? ये लिख लिया हो तो आगे चले। समझ में आ रहा है कुछ नहीं आई पर बोला मैं? वो मुझे इलिप्स में याद दिलाओ, अगला पॉइंट क्या था? हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो समझ में आ गया। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये कोई पॉइंट है पी, यहां से हम तो ऐसे करते थे ना, इस पे परपेंडिकुलर डालते थे मेजर एक्सिस पे। ये पॉइंट है, यहां डाला ए सेक थीटा कोमा 0। यहां से जब आप टेंजेंट बनाओगे ना ये वाली, तो ये एंगल थीटा आ रहा है। समझ गए? हाँ, दो टेंजेंट पॉसिबल है, लेकिन हमने टेंजेंट तो अपना एंगल, अपना क्वाड्रेंट में हमारा पहले फिक्स हो गया, टेंजेंट तुमने बाद में डाली कि बन कहां रहा है वो। मैं तो डायग्राम में कहा मैच हो सकता है इसका, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता भाई। जब आपने लिया हुआ ए सेक थीटा बी टेन थीटा, थीटा रखोगे अगर आप पाई बाय 2 से पाई में, तो खुद वो वैल्यू ही ऐसी दे रहा हो, पॉइंट ही वहां जा रहा है। वो तो जनरल बात हो गई, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। ये तो बाद में फिट बिठाया गया कि कहां थीटा मैच करेगा, कहां टेंजेंट डलने पे, कहां टेंजेंट डलने पे थीटा मैच करेगा, ये तो बाद में मैच कराया गया, है ना बेटा। क्योंकि उसे तो कोई नहीं रोक सकता ना। मान लीजिए मैं एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग लिख के कोमा समथिंग लिख दूं, मैं बोलूं एक्स की वैल्यू 1 है, तो मुझे डायरेक्टली पुट करके पॉइंट आ रहा है ना किस क्वाड्रेंट में, उसे कौन रोकेगा? वो एक्स भले कहीं से भी आया हो, सही है। नहीं तो पहले थीटा को इंटरवल पुट करके पाई बाय 2 से पाई का, पाई से 3 पाई बाय 2 का इंटरवल पुट करके देखा गया कि पॉइंट कहां बन रहा है। यहां तो बाद में मैच कराया गया कि यार यहां से देखें तो यहां ऑक्सिलरी सर्कल पे कहां टेंजेंट डलने पे वो थीटा मिल जाएगा, ये तो बाद में मैच कराया गया। ठीक है भैया। तो इसलिए आप इन डायग्राम्स को ज्यादा ध्यान ना रखते हो, इंपॉर्टेंट बात है इस बस।
पहला वाला याद रखें ताकि थोड़ा डिफिनेशन याद रहे कि किधर जाके मिलता है। वो टेंजेंट पहले नॉर्मल डलता है मेजर एक्सेस पे, मतलब यहाँ ट्रांसवर्स एक्सेस नाम दिया गया है, वहां से फिर उस पर पहुंचा देते हैं हम लोग, मतलब टेंजेंट डाल देते हैं इस पे ऑक्सिलरी सर्कल पे, वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है उसको सेंटर से मिला देते हैं, है ना। तो बस इसका बेसिक पता होना चाहिए, ज्यादा डायग्राम्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसेंट्रिक एंगल अगर निकालने के लिए आया तो सीधे लेट करो पॉइंट को, ये सेक थीटा बी tan थीटा, और कंडीशन लगा दो जो भी है मैथमेटिकल, जो भी कंडीशन दी हुई है, थीटा निकल के आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत है? हाँ सर अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट से ये ऐसा कहते हैं, सेकंड से भी ड्रॉ हो सकता है। हाँ second quadrant। तो सर फिर उसके लिए आपने लिखवाया हुआ पाई से 3π/2। हाँ, सर ये तो मतलब π/2 से थोड़ा सा बड़ा एंगल आता है। पाई से 3π/2। नहीं सर इस डायग्राम में भी π/2 से थोड़ा सा बड़ा आ गया। हाँ हाँ तो पर इसमें तो पाई से 3π/2 बेटा थर्ड क्वाड्रेंट है ये, इस टाइम पी थर्ड क्वाड्रेंट, इस टाइम पी थर्ड क्वाड्रेंट में है। वो वाला इन कंडीशन देखो आपने सेकंड क्वाड्रेंट की देख ली। सर अगर हम सेकंड से ड्रॉ करें कर लेते हैं, अगर आपने सेकंड से ड्रॉ किया, वो यहां जाके मैच होगा, क्योंकि वो पाई से थोड़ा आगे जाएगा ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाके एंगल वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाके घूम के मिलेगा हमें ऑक्सिलरी सर्कल पे। तो इसके लिए ऊपर वाला टेंजेंट ये काम नहीं वो काम नहीं करेगा बेटा, ये बेटा टेंजेंट तो हमने थीटा कहां फिट बैठा है उसके हिसाब से बना के दिखाए गए हैं, मतलब ये सेकेंडरी है, वैल्यू तो पहले आ चुकी, किस क्वाड्रेंट में जाना है उसको, तो उसी क्वाड्रेंट में आप बेटा टेंजेंट बनाओगे ना। सही है, थीटा पुट करके क्वाड्रेंट पता लग गए, फिर उस क्वाड्रेंट में हमने टेंजेंट बनाई है। चले आगे, सीधी बात यह है कि बस थीटा को सीधे क्वाड्रेंट से, थीटा के क्वाड्रेंट को पॉइंट के क्वाड्रेंट से मैच नहीं कराना है, थोड़ा पुट करके देखना पैरामेट्रिक फॉर्म में बस, है ना, बाकी कुछ नहीं सोचो। यहां पे कहां थे हम लोग बेटा? अगला टॉपिक क्या था एलिप्स में? पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू, वहां एलिप्स था, हाइपरबोला हो गया है ना। आपको अगर याद हो, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सबको लेफ्ट में ले आते हैं, वन को भी। ये इक्वेशन लिखी हुई, इसको हम नाम एस दे देते ना दी हुई इक्वेशन को। अगर ये हाइपरबोला है, मुझे एक पॉइंट दिया हुआ है कहीं पे, मान लीजिए x1/1, तो बेटा हम कैसे पता करते थे कि ये पॉइंट अंदर है बाहर है? हम पॉइंट को इसमें पुट कर देते थे ना। जब हमने बेटा पॉइंट को इसमें पुट किया, ये नाम रख दिया इसका, S1 नाम दे देते थे हम पॉइंट को पुट करके। और आगे कुछ ध्यान आ रहा होगा? आगे क्या ध्यान आ रहा है? अगर नेगेटिव आती थी ये वैल्यू तो पॉइंट अंदर होता था, और अगर पॉजिटिव आती थी तो बाहर होता था पॉइंट, और अगर जीरो होती थी तो कर्व के ऊपर। लेकिन हाइपरबोला के लिए उल्टा होता था। सही है, क्योंकि उन कर्व में अंदर क्या समझ आता था पता है? जैसे ये इधर भी हाइपरबोला है, इधर भी हाइपरबोला, अंदर की साइड ये पलट जाते थे ना एलिप्स में, तो बस तो यहां का पॉइंट अंदर समझा जाता था, यहां का पॉइंट अंदर समझा जाता था। लेकिन यहां क्या है, ये वाला बाहर समझा जाएगा, क्योंकि अंदर ये समझ जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर तो वो जो जिसे हम अंदर बोलते थे वो बाहर बोला जा रहा है इसमें, इसलिए हाइपरबोला में बेटा उल्टा हो जाता है। सही है, बाकी तीन में काम करती है, सर्कल में, पैराबोला में और इलिप्स में, वो सही काम करता है। अंदर का मतलब नेगेटिव वैल्यू आए तो अंदर, पॉजिटिव वैल्यू आए तो बाहर। लेकिन इसमें जब आपने इस पॉइंट को, दिए हुए पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कराया, तो जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आई वो सिर्फ यहां पर उल्टी काम करेगी। नेगेटिव आए तो बोलेंगे कि बाहर है पॉइंट। सही है, बाहर का मतलब कौन सा है? ये वाला, ये बाहर है। ठीक है, क्योंकि उधर को ऊपर है ना, अंदर ये या तो ना या फिर ये इनके अंदर। अरे ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं, मतलब ये आउटसाइड है ये वाला इसका, है ना, ये इनसाइड है।
तो अगर S1 बेटा बात है नहीं, यहां मैं ऐसे लिख देता हूं, अगर S1 पॉजिटिव है तो इनसाइड, अगर S1 जीरो है तो ऑन दी कर्व, अगर S1 नेगेटिव है तो आउटसाइड। सही है भैया? और क्या लिख देंगे यहां पे? उल्टा किसका? पैराबोला, एलिप्स और सर्कल का उल्टा। ठीक है, तो ये तो जनरल बड़ी सिंपल सी बात होती है, बताना कि पॉइंट अंदर है बाहर है ना। लिख लिया हो तो भैया आगे चलें। इसके बाद आता था, ये तो था पॉइंट का पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू हाइपरबोला, फिर आता था बेटा लाइन का पोजीशन, पोजीशन ऑफ लाइन विद रेस्पेक्ट टू हाइपरबोला, है ना बेटा? चले वहां पे, पोजीशन ऑफ लाइन विद रेस्पेक्ट टू हाइपरबोला। क्या करते थे, याद आ रही है आपको कुछ? जैसे मान लीजिए ये कोई हाइपरबोला है, मान लीजिए ये उसका इक्वेशन है, ये मान लीजिए कोई लाइन है, आपको पता करना होता था ये से क्या लगती है, तो क्या करते थे, इसमें पुट करवाते थे और फिर ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी ना होल स्क्वायर खोलने पे, इसका डी चेक करते थे डिस्क्रिमिनेंट, अगर डी पॉजिटिव था तो ये क्या करती थी, ऐसे कट मार के जाती थी, मतलब सेकंड बन जाती थी, है ना, मतलब कट कर रही है। अगर बेटा डी इक्वल टू जीरो था तो क्या करती थी, ये टेंजेंट बन जाती थी, है ना, टच करके निकल के जाती थी लाइन, अगर डी इक्वल टू जीरो आ जाए तो। और बेटा अगर डी लेस देन जीरो आ जाए तो बाहर से निकल के चली जाती थी, मतलब क्या बोलेंगे, नो टच नो कट। ये तो जनरल बात है, हर चैप्टर में लिखते आ रहे हैं इसको तो, है ना बेटा? तो लिख लीजिए, ये तो जनरल बात है, कोई भी 2 डिग्री का कर्व हो, कोई भी एक लाइन हो, पता करनी हो टच कर रही है, कट कर रही है, या फिर कुछ भी नहीं कर रही इसके साथ, तो क्या करेंगे, पुट करके जो क्वाड्रेटिक बने, एक्स या वाई किसी को भी एक को सब्स्टिट्यूट करा लो दूसरे की टर्म में, क्वाड्रेटिक बनेगी एक्स या वाई में, उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो बस। हाँ बेटा, दोनों में से एक को भी कट कर गई ना तो डी ग्रेटर देन जीरो ही आएगा, दोनों में से एक को भी कट कर गई ना तो डी ग्रेटर देन जीरो के अंदर ही आ जाएगा। अब आप ये मत सोचो कि सर उधर वाले के बारे में लिखा है अपने डी लेस देन जीरो, तो क्या आपने इधर वाले को कट कर गई उधर को ना की हो, किसी को भी कट कर जाए उधर या इधर तो डी ग्रेटर देन जीरो के अंदर कवर हो गया। अगर डी लेस देन जीरो है ना, ना उसको टच या कट करेगी ना इसको टच या कट करेगी। आपको डायग्राम गलत दिख गया, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, आप एज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, है ना, ध्यान रखें इंजीनियर तो एज्यूमेशन पे चलते हैं। ये है डी लेस देन जीरो,
अच्छा अब आप बोलना चाह रहे हैं भैया बातें नहीं, अब ये बोलना चाह रहे हैं कि सर आपने डी इक्वल टू 0 लिया, मान लो वो राइट साइड में टच कर गई, लेकिन आगे जाके इधर कट मार गई तो, है ना, हो ही नहीं सकता। अरे भैया ये देखने में ही बस ऐसी फीलिंग आ रही है इसे। मैं फिर से बनाता हूं डायग्राम। अगर एक जगह टच की ना तो ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे को कट मार दे। एक जो जो कंडीशन है वो दोनों के लिए कॉमन है। एक बार डी लेस देन 0 है मतलब दोनों को ही नहीं मिलेगी। एक बार डी इक्वल टू 0 है तो दोनों में से किसी भी एक को टच मार देगी, खत्म। अगर डी क्या है ग्रेटर देन 0 है तो कट मारेगी, चाहे एक को मारे चाहे दोनों को मारे, मतलब कंडीशन कॉमन रहेगी। या तो जो भी करेगी, ऐसा नहीं है कि एक को टच कर गई और एक को कट कर गई, ऐसा कभी नहीं करेगी। क्या दो कंडीशन एक साथ आ गई? सुन लीजिए, मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरह समझ गया, डायग्राम बढ़िया नहीं था। एक्चुअली हाइपरबोला जब आप देखेंगे ना सच्चाई में कुछ ऐसा होता है, वो ऐसा मुड़ता बहुत कम है, वो थोड़ा ज्यादा ऊपर को एकदम भाग जाता है। तो अब जैसे मान लीजिए आपने कोई टेंजेंट बनाई तो वो ना ऐसे निकल के चली जाती है साइड से। अगर एक तरफ टच कर गई ना तो दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि कट कट करेगी। अच्छा मैंने मोड़ दिए, मतलब अब तो भावनाओं को समझो। सही है? हाँ सही है कि जितनी भी एक तरफ टेंजेंट है ना तो वैसे तो ऐसे निकल निकल के जाती रहती है ऐसे करके, मतलब दूसरे को मिलती ही नहीं है। हाँ एकदम एकदम जब वो वाला एक्सट्रीम केस होता है कि एकदम उस कोने पे बनाई, ऊपर वाले कोने पे ऐसे ऐसे, तो अब वो तो बहुत तिरछी गई होगी ना, तो वो इस कोने पे भी टच मार देती है। मतलब ये मेरा मतलब ये है, ऐसा कभी नहीं होता कि एक तरफ टच हो जाए और एक तरफ कट हो जाए, ये कभी नहीं होगा। सही है? मतलब मल्टीपल केस नहीं मिल सकते, वरना डिस्क्रिमिनेंट की बेइज्जती नहीं हो जाएगी। तो हम डिस्क्रिमिनेंट की आज तक कंडीशन लिखते हैं वो भैया दोनों दोनों तरफ के लिए लिखी जा रही है एक ही बार में। सही है? लिख लीजिए, बना लीजिए डायग्राम। हम्म। लिख लिया बेटा? इसमें सेकंड में भी दिक्कत आती होगी आपको। आप सोचते होंगे अरे सबसे इंपॉर्टेंट बात तो सेकंड की आती है, मैं बोलूंगा कोड ले लो, है ना, और आपको फीलिंग कैसी आएगी पता कोड में? मैं बताता हूँ आपको कोड देख कैसी फीलिंग आती होगी। ये रहा कर्व, ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट, उनको ज्वाइन करा दो, कोड है। ये भी कोड है। पी यहां ले लो, क्यू यहां, ये भी कोड है। अब तू अलग कर क्यों समझ रहे हो भैया, वो एक ही तो है। ऐसे थोड़ी है किसका नाम रामू है, इसका टीना है इधर वाले का, मतलब दोनों एक ही है भैया वो। हाँ मतलब बात को समझो, है ना, आइदर बोथ रामू आइदर अदरवाइज बोथ टीना, है ना, समझ गए? मतलब दोनों एक ही समझो भैया, वो ऐसा नहीं अलग टच करेगी तो दोनों को करेगी, ऐसा नहीं है कि एक को टच मार दे। लिख लीजिए, अटेंडेंस कर लीजिए आप। आदित्य गुप्ता, आदित्य अंतरिक्ष, अरसान, आर्यमन, आशीष, दयानंद, आयजा, आयुष, आयुष, देव उपाध्याय, दिवाकर, फरहान, आमिर मसूद, अशर मोहम्मद शाह, मादशर, मादशर, जतिन, जैसिका, आबिद साहिब, काब, कर्तव्य, खुशी, कृष्णा, कुलसुम, लक्ष्य, लक्ष्मण, रनांशु, माधव, महिमा, मानिक, नुमान, सारिन, अनसदान, फैजान, आदि अख्तर, हामिद, रियाज, मोनल, नयन, नयन, पार्थ, यूथ, नाजिया, अक्षर, अक्षा,
प्रियम, ध्यानेंद्र, रामेश, ऋतिक, सक्षम, सार्थक गुप्ता, सार्थक, तेजा, सूर्यवंश, सूर्यांश, तन्या अग्रवाल, तन्यागर, अनुष्का, तुषार, वैभव, वरुण गुप्ता, वेदांत, विनीत, यश अग्रवाल, यश कुशवाहा, वर्ष और कोई स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई? हाँ भाई देखें अब। तो उसके बाद उधर हेडिंग आता था कि एम स्लोप वाला टेंजेंट बताओ। अगर एम स्लोप वाला टेंजेंट मुझे मतलब लिखना है तो मैं पहले लेट कर लेता था टेंजेंट की इक्वेशन। भाई एम स्लोप तो फिक्स है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मैंने लेट कर लिया इसका इक्वेशन। फिर मैं क्या करता था, इसको इसमें पुट करता था। ये कितना हो गया ऐसे, ये क्वाड्रेटिक बनेगा ना जब ओपन करोगे इसके स्क्वायर वगैरह। तो अगर ये टेंजेंट है भैया, ये तो टेंजेंट है, अगर ये इसकी टेंजेंट लगती है तो क्या रिलेशन आएगा, d इक्वल टू जीरो। सही बात है, हम तो पहले से इसको टेंजेंट लेके चले ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को। अगर d इक्वल टू जीरो है तो यहां से मेरे पास आ रहा है d इक्वल टू जीरो लिखा तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, मतलब सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो ऐसे ही आता है बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता d इक्वल टू जीरो करने पे। तो c इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब c को वापस कर दो बेटा इसमें, c को अगर आप वापस कर देंगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m। आपको ध्यान आ रहा होगा वो इलिप्स वाला, वहां बी स्क्वायर का आगे प्लस लगा हुआ था या माइनस लगा हुआ, इतना अंतर है ना बेटा। अच्छा यहां सेम स्लोप वाली कितनी टेंजेंट हो सकती है, सेम स्लोप वाली कितनी टेंजेंट हो सकती है, दो टेंजेंट हो सकती है, एक प्लस लेकर के एक माइनस लेकर के, है ना। और प्रैक्टिकली बन भी सकती है, जैसे ये यहां बन गई, दूसरी ये भी तो पैरेलल दिख रही है ना, देखो दोनों का स्लोप सेम, एक इधर बनेगी एक इधर बनेगी। जो पैरेलल स्लोप पैरेलल टेंजेंट होगी ना वो एक उधर वाले पे बनेगी, उतने एक इधर बन जाएगी सेम स्लोप के साथ में। कोई दिक्कत है इसमें, कौन है क्या बेटा, कैसे कट करेगी, डी ग्रेटर देन जीरो हुआ ना बेटा, तो देखो ऐसे होगा, ऐसे ऐसे डी ग्रेटर देन जीरो हुआ ना, तो ऐसे अगर उधर कट की तो इधर भी कट ही करेगी वो, फिर ऐसे दोनों तरफ ही कट मार देगी फिर वो। सही है, या फिर चाहे एक तरफ कट मारे, हो सकता है एक तरफ कट मारे, हो सकता है आप ऐसे ले, ये लाइन देखो एक तरफ कट मार रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उधर भी एक तरफ कट मार के दूसरी तरफ टच मार दे। डी ग्रेटर देन जीरो मतलब कट ही होगा, फिक्स है, चाहे लेफ्ट में देखो चाहे राइट में। बात समझ गए भैया। अच्छा आपने अगर ध्यान दिया हो तो सेम स्लोप के साथ में सर्कल, इलिप्स और हाइपरबोला, इन तीन में क्या होता है, मल्टीपल टेंजेंट आती है सेम स्लोप वाली, और दो पैरेलल टेंजेंट चलती हैं। पैराबोला में नहीं आती, क्योंकि पैराबोला इसका आधा होता है ना उधर उधर का, उसमें एक स्लोप वाला एक ही आ पाता है। ध्यान आ रहा है ना। और यहां तो दिखता भी है कि सेम स्लोप वाला एक बार प्लस लेंगे साइन, एक बार माइनस लेंगे, तो मैथमेटिकली भी वो दो ही आएंगे कैलकुलेट करके। सही है बेटा। आपको ध्यान आ रहा होगा डायरेक्टर सर्कल लिखते थे हम लोग, फिर हम लिखते थे कि उन टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस बताओ जिनके बीच का एंगल 45 डिग्री है ना, ऐसे ऐसे कुछ करते थे। तो वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो सारे प्रोसेस, है ना। ठीक है, फिर टी टी का यूज देखेंगे, मिड पॉइंट वगैरह और ये सब। ठीक है,